हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जेएनडीयू में बीए बीएससी इकोनॉमिक्स कर रहे स्टूडेंट्स जो भी अपने थर्ड सेम में हैं, उनके इंडियन इकोनॉमी का एक सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा मुश्किल लगने वाला टॉपिक, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक, तो सीधा अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग देखते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? इट इज अ गवर्नमेंट्स ओवरऑल प्लान फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट का एक ओवरऑल प्लान जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे करनी है वो सब इसमें हमें बताया जाता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? कुछ रूल्स, रिफॉर्म्स एंड एक्शंस जो इंडस्ट्रीज को गाइड करती हैं। ये एक रोड मैप की तरह एक्ट करता है। बेसिकली एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक प्रॉपर प्लान देता है कि कैसे इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, उनकी ग्रोथ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। ये हमें बताता है कि कौन से सेक्टर्स को प्रमोट करना है और कैपिटल कैसे अट्रैक्ट करना है। सेक्टर्स कौन से होते हैं? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो ये दोनों मिलके चलाते हैं, तो वो मिक्स्ड के अंडर आता है। उसके बाद इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एम क्या है, इनका गोल क्या है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक्सेलरेट हो, बढ़े, रीजनल बैलेंस प्रमोट हो। ऐसा ना हो कि कुछ रीजन्स में ज्यादा इंडस्ट्रीज ग्रो कर जाएं, वो डेवलप्ड हो जाएं और कुछ बैकवर्ड ही रह जाएं, तो बैलेंस बना के रखना है। एमएसएमईज इंकरेज हों, बेसिकली माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस या इंडस्ट्रीज इंकरेज हों, वो भी बढ़े और एंटरप्रेन्योरशिप भी इंकरेज हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। प्रमोट करी जाए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, नई टेक्निक्स का यूज किया जाए इन प्रोडक्शन, इन इंडस्ट्रीज। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। जो चीजें यहां से बनाकर हम बाहर भेजते हैं, बेचते हैं, वो बढ़ाई जाएं ताकि बाहर से और ज्यादा फॉरेन कैपिटल आ सके। सो बेसिकली इट स्ट्रेंथन्स मैन्युफैक्चरिंग बेस। ये मैन्युफैक्चरिंग बेस को स्ट्रॉन्ग करता है और सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को भी, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। उसके बाद देखते हैं इसके कुछ हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। 1948 से लेकर 1990s तक ये कैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलप हुई है धीरे धीरे। उसके बाद 1948 एंड 56 की जो पॉलिसीज है ना, इनके अकॉर्डिंगली ये मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए ज्यादातर ये पॉलिसी रही है। मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों हो। पब्लिक सेक्टर वाली जो गवर्नमेंट के अंडर है, जो स्टेट ओन करती है। प्राइवेट यानी कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी, कोई ब्रांड, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसे ओन करता है। पब्लिक सेक्टर जो है डोमिनेंट था इस टाइम पर। काफी सारी हैवी इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेटअप करे गए, ज्यादातर इन्हीं के अंडर आते थे जो स्टेट लेड होती हैं, विच इज पब्लिक सेक्टर। इंडस्ट्रीज जो है वो 3 शेड्यूल्स में डिवाइडेड थी। शेड्यूल्स मतलब जिसमें बताया जाता है कि कौन सी इंडस्ट्री किसके कंट्रोल के अंडर आएगी। शेड्यूल ए में था स्टेट या पब्लिक सेक्टर वाली, बी में थी मिक्स्ड जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर कंट्रोल करेंगी, और सी में थी प्राइवेट सेक्टर वाली। हर शेड्यूल में बताया गया कि इस शेड्यूल में जो भी सेक्टर आ रहा है वो कौन से तरह की या कौन सी इंडस्ट्री को कंट्रोल करेगा। 1997 में जो पॉलिसी आई उसमें फोकस था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसएसआई पर। तुम एग्जाम में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पूरा लिखना, सॉरी यहां मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो 1997 की पॉलिसी में फोकस था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रीजनल डेवलपमेंट करने पर। साथ ही साथ इस टाइम पर डीआईसीज या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर भी एस्टैब्लिश किए गए थे। ये डीआईसी क्या होते हैं? बेसिकली कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज को सपोर्ट और प्रमोट करने के लिए बनाए गए थे। 1980s में ये एम्फेसिस ज्यादा किस पे था इंडस्ट्रियल पॉलिसी का? वो था मॉडर्नाइजेशन पे और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे या नई टेक्निक्स अडॉप्ट करने पर। और यही वो टाइम था जब थोड़ी सी माइल्ड लिबरलाइजेशन शुरू हो गई थी। माइल्ड लिबरलाइजेशन मतलब कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, कुछ रूल्स थे
जिससे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको काफ़ी खुद से अच्छे से काम करने की फ्रीडम नहीं मिल रही थी, तो थोड़ा थोड़ा उन्हें फ्री करना स्टार्ट कर दिया गया था। प्री 1991 से पहले तक एक सिस्टम चलता आ रहा था, दैट इज लाइसेंस राज सिस्टम। इसके अंडर क्या होता था कि अगर किसी को भी अपनी कोई नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, अपनी इंडस्ट्री एक्सपैंड करनी है या कुछ भी, तो उसके लिए उसे गवर्नमेंट से परमिशन या एक लाइसेंस लेना पड़ता था। तो इस वजह से क्या हुआ, एक्सेसिव कंट्रोल बना के रखा हुआ था गवर्नमेंट ने, और एफिशिएंसी भी इस वजह से लो थी। तो अब 1991 के बाद क्या हुआ, कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए गए, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट करी गई, ताकि फॉरेन मार्केट के साथ हमारा जो ट्रेड है वो बढ़ सके, उनके साथ रिलेशंस अच्छे हो सकें, हमारे देश में बाहर के लोग, फॉरेन ब्रांड, फॉरेन कंट्री, फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें ताकि हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करे, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें हुई। तो इसके बाद वाले जो रिफॉर्म्स आए वो हम अभी देखेंगे, तब तक इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो, मैं साइड हो जाता हूं। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में जो लाई गई, उसके रिफॉर्म्स एंड इंपैक्ट्स वगैरह सब कुछ। तो सबसे पहले ये अनाउंस करी गई थी ड्यूरिंग 1991, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए थे, और तब एरा किसका था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। ठीक, उसके बाद रिफॉर्म्स देख लेते हैं इसमें क्या थे। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एबॉलिश कर दी गई थी, बेसिकली जिसके बारे में मैंने लाइसेंस राज सिस्टम बताया ना, वो खत्म हो गया था, पर कुछ इंडस्ट्रीज के लिए अभी भी था, एक्सेप्ट फॉर फ्यू इंडस्ट्रीज। रिड्यूस्ड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो थोड़ा कम किया गया, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये डोमिनेंट था पहले, तो अब इनका रोल थोड़ा कम किया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर भी सामने आ सके। एफडीआई लिबरलाइजेशन करी गई, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिबरलाइज करी गई, थोड़ी फ्री करी गई, और ज्यादा उसकी लिमिट्स को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स को इंक्रीज किया गया ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां हमारी कंट्री में बढ़ सके, कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर सके। टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स जो है वो इजी कर दिए गए ताकि जो टेक्निकल कोलैबोरेशन है वो बढ़ सके, जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें यूज़ होती हैं, टेक्निक्स यूज़ होती हैं, वो मॉडर्नाइज हो सकें इंडस्ट्रीज़ में। एमआरटीपी एक्ट को रिलैक्स कर दिया गया। एमआरटीपी मतलब मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। बेसिकली ये एक्ट बना था ताकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट में अपनी मोनोपोली ना सेट कर दें, पूरा का पूरा कंट्रोल लेके ना बैठ जाएं, ताकि कोई और उनसे आगे बढ़ ही ना सके, दूसरों को मौका ही ना मिल सके। तो ये एमआरटीपी एक्ट था जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, तो उसको रिलैक्स कर दिया गया। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी गई, मतलब पीएसयूज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर के अंडर आने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें से कुछ को, या कहो तो पार्शली प्राइवेटाइज कर दिया गया। प्राइवेटाइज कर दिया गया ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके। तो ये जो एरा था बेसिकली ये था एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का एरा। मतलब यहां इंडिया को एक ओपन इकोनॉमी कर दिया गया, इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया वर्ल्ड ट्रेड के साथ, ट्रेड बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी ग्रो करने के लिए, टेक्निकल डेवलपमेंट करने के लिए, जॉब्स बढ़ाने के लिए, एंड सो ऑन। ओके, इंपैक्ट क्या है इससे? सबसे पहले देख लो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या आए। ग्रोथ जो है वो बूस्ट हुई, जो ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, पहले हमने अभी पढ़ा, तो वो कुछ हद तक अचीव हुआ। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, टेक इनफ्लो बढ़ गया, बेसिकली जो बाहर से इंपोर्ट करवाए जाने लगे टेक्निकल चीज़ें, टेक्नोलॉजी, मशीन्स वगैरह, उसका इनफ्लो बढ़ा और टेक्निकल अपग्रेडेशन हुई। टेक्निकली हम भी एडवांस थोड़े बहुत हुए, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गए, यहां पर काफ़ी चीज़ें बनाकर हम बाहर एक्सपोर्ट भी करने लगे। पर नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हुए। सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, हेड्स भी होता है, टेल्स भी होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, एडवांटेजेस भी होती हैं, डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, मेरिट्स भी होती हैं, डिमेरिट्स भी होती हैं। तो अब सीधा चलते हैं नेगेटिव इंपैक्ट की तरफ। जॉबलेस ग्रोथ हुई, मतलब ग्रोथ तो हुई पर उस हिसाब से जॉब्स उतनी नहीं बढ़ी, रीजनल इम्बैलेंस रह गया।
बहुत कोशिश की कि रीजनल बैलेंस बना रहे, पर फिर भी जो रीजन्स थोड़े डेवलप्ड थे वो इनकी वजह से और डेवलप्ड हो गए, पर जो बैकवर्ड थे वो इतने ज़्यादा उनमें फ़र्क आ नहीं पाया। एमएनसी कंपटीशन फॉर एसएसआई या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो एमएनसीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बाहर वालों ने आकर यहां सेटअप करी, इन्वेस्ट करा उसमें, तो वो हमारे यहां के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए एक बड़ा कंपटीशन बन गए। उसके बाद डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी बढ़ गई, हम बाहर से टेक्नोलॉजी सारी इंपोर्ट करने लगे, खुद नहीं बना रहे थे, तो अब ये डिपेंडेंसी बढ़ने लगी उन पर कि ये सारी टेक्नोलॉजी बाहर से ही आनी है। अब आते हैं आगे, 1991 के बाद से लेकर 2014 तक क्या ट्रांजिशन आया, क्या चेंज आया, एंड नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो आई 2011 में, मेनली इसके बारे में बात करते हैं। सो 1991 के बाद क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है जितनी एक्सपेक्ट करी गई थी उस एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं पहुंच पाई, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स हमने देख ही लिए। सो इसीलिए नीड थी एक टारगेटेड मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी की, चाहिए थी। तो इसीलिए ये जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 लाई गई थी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो शेयर है इंडस्ट्रीज का वो जीडीपी में 25% से इंक्रीज किया जाए एंड 100 मिलियन और जॉब्स क्रिएट करी जाए बाय 2022। 2011 में पॉलिसी आई थी, तो 2022 तक इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? पिछले वाले जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो तो थे ही, बट और एडिशन क्या थी, मेन ऑब्जेक्टिव और क्या थे? 25% जीडीपी में इसका शेयर बढ़ाया जाए और 100 मिलियन जॉब्स और ज्यादा क्रिएट करी जाएं, राइट। उसके बाद इसके अंदर क्या हुआ, कई सारे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स या निम्स जिसे हम कहते हैं वो एस्टैब्लिश किए गए। बेसिकली कुछ ऐसे स्पेशल जोन्स जहां नेशनल इन्वेस्टमेंट या मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडिया का जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जो शेयर है वो बढ़ाया जाए विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो निम्स या जोन्स एस्टैब्लिश करे गए थे ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एस्टैब्लिश किए गए थे और इनका जो मेन फोकस था यहां पर अब इस पॉलिसी में वो था लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को टारगेट करना, उनको ग्रो करना, क्योंकि तभी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लेबर की जहां जरूरत है वो इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट भी तब बढ़ेगी। स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया ताकि लोगों की स्किल बढ़े, साथ ही साथ जहां पर मशीनरीज का ज्यादा यूज हो रहा है वहां पर वो स्किल्ड लोग उन मशीनरीज को ऑपरेट करने के लिए अच्छे से स्किल्ड हो जाएं और वहां पर उनको जॉब मिल जाए। या और भी कई सेक्टर्स में स्किल्स की जरूरत होती है। अगर हम आज की बात करें, नए जमाने की बात करें, तो जो पुराने जमाने की टाइपिंग जॉब्स होती हैं या कहें तो ऐसी जॉब्स जो मैन्युअली इंसान करता है, आज एआई के मदद से काफी ज्यादा जल्दी हो पा रही हैं। जो काम इंसान शायद 2 या 3 दिन में करता था वो एआई कुछ सेकंड्स में कर देता है। इतनी बड़ी और तगड़ी एनालिसिस कुछ सेकंड्स में करके दे देगा जिसे इंसान को करने में शायद कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ महीने तक लग जाए। तो बहुत बड़ा चेंज आया है, इसीलिए स्किल्स डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आज के बाकी जितना भी कंपटीशन है उससे कंपीट कर पाए। उसके बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर भी फोकस रहा। टेक्निकली जो मेन एम है वो ये है कि इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ठीक है। पर इसने भी कुछ इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस फेस किए। इंप्लीमेंट करते हुए बहुत सारे चैलेंजेस आए रिलेटेड टू लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी डिलेज। काफ़ी सारी चीज़ें आई। तो अब इसके बाद क्या हुआ, क्या चेंज आया? मेक इन इंडिया आया था 2014 का। अब उसके बारे में देखते हैं। फिलहाल इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो, मैं साइड हो जाता हूं। और हाँ, एक बात और, ये वाले पूरी वीडियो देखने के बाद, ये लेक्चर देखने के बाद बुक पढ़नी ज़रूरी है मेरे दोस्त। एक बार जो भी तुम बुक रेफर कर रहे हो उसमें इस चैप्टर को देखना ज़रूर, पढ़ना ज़रूर, क्योंकि एग्जाम में अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, वैसे तो 20 मार्क्स का आएगा तो कोई स्पेसिफिकली तो कुछ नहीं पूछने वाले, बट फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज कभी भी निराश नहीं करेगी तुम्हें एग्जाम में।
ठीक, पढ़ना ज़रूर, डेटा इसका एक बार देख लेना, सारे पॉइंट्स से एक बार गो थ्रू हो जाना। हो सकता है यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स मिस कर दूँ, हो सकता है, या मैं यहाँ पर तुम्हें मेन की पॉइंट्स बता रहा हूँ, मेन इंसिडेंट्स बता रहा हूँ, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी चैप्टर का पूरा एक क्रक्स दे रहा हूँ, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें इसमें रह जाएं, बट इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैं कोई नहीं छोड़ूंगा, एंड जो थोड़ी बहुत रह भी जाएं वो तुम बुक से रेफर एक बार ज़रूर करना। कहने का मतलब मेरा ये है, बुक भी देख लेना, ठीक है। फिलहाल मैं साइड हो जाता हूँ, इतना नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगला पार्ट, दैट इज मेक इन इंडिया। 2014 में आई थी, इसे लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 में, टू मेक इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, राइट, जिससे इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। इसका जो मेन फोकस था वो शुरुआत में 25 प्रायोरिटी सेक्टर्स पे था, यानी 25 ऐसे सेक्टर्स जिनको प्रायोरिटी दी गई, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद इसमें इंट्रोड्यूस किया गया सिंगल विंडो क्लियरेंसेस। सिंगल विंडो क्लियरेंसेस का मतलब क्या है? जब पहले किसी को बिजनेस करना होता था ना, तो उसे कई गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाके परमिशन लेनी पड़ती थी, पर अब बिजनेस करने के लिए जितने भी अप्रूवल्स एंड परमिशंस हैं वो इस एक जगह पर आकर लिए जा सकते हैं। उसे सिंगल विंडो क्लियरेंसेस बोला गया। सिंगल विंडो पे आओ और अपने सारे अप्रूवल परमिशंस क्लियर करके जाओ। उसके बाद एफडीआई रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी गई, दी गई इसमें। इसका मतलब यह है कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके लिए जो रूल्स हैं इन्वेस्ट करने के लिए इन इंडिया, थोड़े ईजी कर दिए गए ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश किया गया, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में अब और ज्यादा ध्यान दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब समझते हो ना, रोड्स, रेलवेज बेटर करना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा करना, ताकि जब एक जगह से दूसरी जगह कहीं माल पहुंचाना है किसी इंडस्ट्री को तो उसमें कोई दिक्कतें ना आए, एंड सो ऑन। जो भी सड़कें वगैरह हैं सब कुछ वही। एम क्या है मेन इसका मेक इन इंडिया 2014 का? टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना एंड एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना, ये इसके कुछ मेन एम थे। उसके बाद आते हैं आत्मनिर्भर भारत पे, जो 2020 में आया। आत्मनिर्भर भारत में क्या हुआ, यह अनाउंस किया गया था ड्यूरिंग द कोविड-19 पीरियड टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस, यानी कि खुद हम वो प्रोडक्शन कर पाएं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर पाएं जो हम कहीं ना कहीं बाहर से इंपोर्ट करते हैं महंगे दाम में। यानी डिपेंडेंस दूसरे देशों पर अपनी कम करने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए, फ्री होने के लिए ये पॉलिसी मेनली लाई गई थी, राइट। गोल क्या था इसका? टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस। जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं, जो बाहर से चीजें मंगाई जा रही हैं महंगे दामों में, उस पर डिपेंडेंस कम करी जाए, एंड स्ट्रेंथन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, और हमारे यहाँ की ही इंडस्ट्रीज को स्ट्रेंथन किया जाए, बढ़ाया जाए, इंप्रूव किया जाए, अच्छा बनाया जाए। अब मेजर एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए? एमएसएमई मैंने पहले बताया था, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस या इंडस्ट्रीज। पहला तो ECLGS, यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसके अंडर क्या था कि एमएसएमईज को थोड़ा एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बिजनेस कोई स्टार्ट करेगा उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए शुरू से ही सभी के पास बहुत बहुत पैसा तो होता नहीं है, लोन तो लेना पड़ता है, तो लोन प्रोवाइड करने के लिए। आफ्टर दैट सबऑर्डिनेट डेट। सबऑर्डिनेट डेट के अंडर क्या होता है कि जो एमएसएमईज एनपीए के रिस्क में है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रिस्क में है, डूबने वाली हैं, बैंकरप्ट होने वाली हैं, लोन नहीं दिया जा रहा उनसे, तो उनको लोन प्रोवाइड करना। वैसे बैंकरप्ट इज अ रॉन्ग वर्ड, बेसिकली यही है कि लोन लिया हुआ है, दे नहीं पा रही हैं क्योंकि उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, बेसिकली डूबने के रिस्क में है, तो उनको लोन प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव कर पाए, अपने एंटरप्राइज को रिवाइव कर सके। इक्विटी इन्फ्यूजन। इक्विटी इन्फ्यूजन जैसे शार्क टैंक इंडिया में होता है, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं किसी एक कंपनी में,
बदले में इक्विटी लेते हैं, कुछ परसेंटेज उस कंपनी में अपना हिस्सा ले लेते हैं। तो वैसी गवर्नमेंट करती है। ये इक्विटी इन्फ्यूजन मतलब उनको कोई लोन नहीं देती जो वो वापस लेगी, बट उनको पैसे देकर उसमें कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट इक्विटी ले लेती है। उसके बाद फंड ऑफ फंड्स, यानी सभी फंड्स का एक मेन फंड बना देना, एक मेन फंड जिसमें गवर्नमेंट पैसा देगी और फिर वो आगे और एमएसएमईज को प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली है क्या, एक मेन फंड है, वो मेन फंड अपनी और डॉटर फंड्स को पैसा देगा और वो डॉटर फंड्स आगे अलग अलग डॉटर फंड्स अपने आगे अलग अलग और एमएसएमईज को देगी, उन पर इन्वेस्ट करेगी, राइट। उसके बाद फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन्स विद इन इंडिया। इंडिया के अंदर ही स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन्स बनाने में फोकस किया गया। मतलब जितने भी एसेंशियल गुड्स हैं, लाइक डिफेंस हो गया या कोई भी इक्विपमेंट्स हो गए, कोई भी ज़रूरी सामान जो इंडिया में है और वो बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है, इंडिया में उसकी प्रोडक्शन कम है, तो उसके इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को कम करना, ख़त्म करना, एंड प्रोडक्शन एंड सोर्सिंग जो है उस प्रोडक्ट की वो इंडिया में ही करना, राइट। आफ्टर दैट एमएसएमई पॉलिसी एंड स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं अब मेनली। सो एमएसएमई की जो क्लासिफिकेशन है उसको रैशनलाइज किया गया और उद्यम रजिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई किया गया। अब ये किस भला का नाम है? एमएसएमई क्लासिफिकेशन का मतलब कैसे पता चले कौन सी इंडस्ट्री माइक्रो की कैटेगरी में, कौन सी इंडस्ट्री स्मॉल, कौन सी इंडस्ट्री मीडियम, है ना। एमएसएमई क्या है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। कौन सी इंडस्ट्री माइक्रो, कौन सी स्मॉल, कौन सी मीडियम, क्लासिफाई कैसे करोगे भाई साहब? उसको थोड़ा आसान किया गया उसकी इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर को देखकर। बेसिकली एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, समझ लो अगर इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है मैक्सिमम 1 करोड़ तक इन्वेस्ट किया जा सकता है उसमें या करा जा रहा है, और उसकी जो एनुअल टर्नओवर है वो आ रही है 5 करोड़, तो समझ लो वो माइक्रो के अंडर आती है। एंड सिंपली स्मॉल एंड मैक्रो के लिए ये नंबर्स बढ़ सकते हैं। एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं वो तुम्हें देखकर बताना है, ठीक है। इतना काम तो तुम कर सकते हो। उद्यम रजिस्ट्रेशन सिंप्लीफाई किया गया। उद्यम रजिस्ट्रेशन सबसे पहले समझो है क्या। इसमें क्या होता है, अगर कोई एमएसएमई इसमें अपने आप को रजिस्टर कर लेती है ना, तो उसकी एक ऑफिशियल आइडेंटिटी बन जाती है। मतलब आगे कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स आएंगी, सब्सिडीज आएंगी, टेंडर्स आएंगे, तो उसमें पार्टिसिपेट करना इजी हो जाता है। और ये उद्यम पोर्टल में रजिस्टर करने के लिए पहले काफी डॉक्यूमेंट्स लगते थे, पर अब सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ लगता है, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, और रजिस्ट्रेशन हो जाती है। उसके बाद चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड ग्रोथ सपोर्ट। सीधी सी बात, एक चैंपियन पोर्टल बनाया गया जहां पर अगर एमएसएमई रजिस्टर करती है और अपने उसमें जो भी प्रॉब्लम्स उसे आ रही है वो डालती है, तो उस प्रॉब्लम के लिए उसे गाइडेंस एंड सपोर्ट यहां से मिलता है। उसके बाद प्रोक्यूरमेंट प्रेफरेंस फॉर एमएसएमईज इन गवर्नमेंट टेंडर्स। प्रोक्यूरमेंट क्या होता है? कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पीएसयूज जिन्हें कह देते हैं, कोई भी गुड्स खरीदते हैं तो उसे प्रोक्यूरमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यूनिट्स कुछ भी खरीदती हैं उसे प्रोक्यूरमेंट कहते हैं। और गवर्नमेंट एमएसएमईज से ही कुछ ना कुछ खरीदेंगी, इसकी एक फिक्स्ड परसेंटेज सेट करी गई कि इतनी फिक्स्ड परसेंटेज की जो गुड्स हैं, जो चीजें हैं, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या गवर्नमेंट एमएसएमईज से ही लेंगी ताकि इनको भी पैसे मिले। उसके बाद एमएसएमईज या माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इन्होंने की ड्राइवर्स, लीडर्स, हीरो बनाया, जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं, इनोवेशन करते हैं या एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, राइट। अब इतना होने के बाद, इसके बाद 1-2 चीजें और बची हुई हैं, लाइक इसका जो भी चैलेंजेस फेस हुए, जो भी इसका कंक्लूजन है, उससे पहले 1-2 चीजें और पढ़नी है जिसके बारे में हम अभी देखेंगे। फिलहाल इतना नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब चलते हैं इस लेक्चर के बिल्कुल आखिरी पार्ट पर, जहां पर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो रीसेंट या लेटेस्ट मेजर्स हैं उनके बारे में, फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स, राइट। अब इसमें सबसे पहली चीज है PLI या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें क्या है,
अगर कोई भी इंडस्ट्री ग्रो करती है, मेहनत करती है, बढ़ती है, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाती है, ग्रो करती है, तो उसको एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिया जाता है, राइट। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इससे क्या होता है, बढ़ती है। इंडस्ट्रीज और मोटिवेटेड रहती हैं अच्छा करने के लिए। इसमें कौन से सेक्टर कवर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा, ऑटो कंपनी, सोलर, फूड प्रोसेसिंग वगैरह वगैरह। इसका जो आउटले सेट हुआ या जो गवर्नमेंट इसमें कितना स्पेंड करेगी, पैसा कितना लगाएगी, एक्सपेंडिचर जो प्लान हुआ है, दैट इज 1.97 लाख करोड़ के आसपास। नियरली एंड अप्रोक्सीमेटली वर्ड पे जरूर फोकस करना, क्योंकि इसके बिना अगर कोई भी नंबर्स देते हो गलत हो सकते हैं, इसलिए ये नियरली, अप्रोक्सीमेटली, इन सब चीजों को जरूर लिखना, कोई भी नंबर्स मेंशन करते हुए स्पेशली। उसके बाद इसने काफी हेल्प किया टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स, मोबाइल एक्सपोर्ट्स, ग्लोबल फर्म पार्टिसिपेशन एंड सो ऑन, राइट। स्टिल इंप्रूविंग डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, यानी अभी भी ये डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बढ़ा रहा है, एमएसएमई इंक्लूजन बढ़ा रहा है। उसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड लॉजिस्टिक्स पे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स होते हैं कुछ ऐसे एरियाज जहां इंडस्ट्रीज को सिस्टमैटिकली डेवलप किया जाता है और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम टॉप क्लास का होता है, राइट। मैं बार बार ये राइट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं समझना चाहता हूं तुम्हें भी समझ आ रही है या नहीं, और तुम्हारा ये क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हें समझ आ रही है या नहीं। कॉरिडोर्स मैंने बता दिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स क्या होते हैं, जहां कुछ ऐसे एरियाज जहां इंडस्ट्रीज सिस्टमैटिकली डेवलप करी जाती हैं विद टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। सो लॉजिस्टिक्स का मतलब है गुड्स को एफिशिएंटली एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना। एक सेकेंड, मैं ज़रा देख लूँ कि माइक में कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, एक्चुअली मुझे देखना पड़ता है बार बार कि कहीं माइक ना डिस्कनेक्ट हो गया हो। ये इशू पहले भी एक बार हुआ था और पता हो चले मैं वीडियो बनाई जा रहा हूँ, मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स में क्या है, इंक्लूड होते हैं डीएमआईसी यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एंड नेचुरल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। नेचुरल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का मेन एम क्या है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करना, बेसिकली जो एक जगह से दूसरी जगह एफिशिएंटली चीज़ों को पहुंचाना, इसकी कॉस्ट रिड्यूस करना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़ाना और इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना। अब एक ड्राफ्ट है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2022 का, बेसिकली इसमें कुछ चेंजेस करने के लिए कि इसका मेन फोकस होना चाहिए चेन इंटीग्रेशन में, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में, मतलब इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करना कि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो, सस्टेनेबल हो सारी चीज़ें, एंड इनोवेशन वगैरह पे ज़्यादा फोकस किया जाए। पर ये इनको अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया है, अभी तक इनको लागू नहीं किया गया है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं और सबसे बड़ा रीज़न ये कि ये काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी महंगा है। उसके बाद नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की बात करते हैं, जिसका जिक्र बजट 2025 में हुआ, जिसका मेन फोकस है क्लस्टर डेवलपमेंट, मतलब सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज का कुछ ना कुछ ग्रुप फॉर्म करना, सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज का एक ग्रुप फॉर्म करना जहां पर वो काम करें, अपने आप को बढ़ाएं, ग्रो करें। एग्जाम्पल के तौर पे तिरुपुर तमिलनाडु में टेक्सटाइल क्लस्टर है, राइट। हाई टेक एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर इसका मेन फोकस है। बेसिकली फॉरेन के लोग यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करें, टेक्निकल ग्रोथ यहाँ पर भी हो, सस्टेनेबल प्रोडक्शन हो, मतलब प्रोडक्शन इस तरह से हो कि वो हमारी प्रेजेंट की नीड्स को सेटिस्फाई करे और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए भी सेव रहे, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाए। अब बात करते हैं इसके कुछ चैलेंजेस के, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर और इसके कंक्लूजन के ऊपर। मेजर चैलेंजेस वही हैं कि एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ जो है ना वो फिर भी लो ही रही है, क्योंकि ज़्यादा फोकस कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पे हुआ है, लेबर इंटेंसिव पे नहीं। एंड ऑब्वियसली ग्रो करने के लिए आजकल कैपिटल इंटेंसिव ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए जो स्किल्ड होगा वो निकल जाएगा आगे और जो नहीं होगा वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। रीजनल इम्बैलेंस भी रहा, पूरी तरह से खत्म तो ये भी नहीं हुआ। इंपोर्ट डिपेंडेंसी अभी भी रही कहीं कुछ हद तक। एनवायरमेंटल एंड एनर्जी इश्यूज बने रहे, क्योंकि इंडस्ट्रीज से निकलने वाला डिस्चार्ज, पॉल्यूशन, धुआं, ये सब एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते रहे।
बाकी फ्यूचर इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस पर फोकस करनी चाहिए, किस पर फोकस होगा, या फिर सजेशंस के अंडर भी तुम इसे ले सकते हो कि डोमेस्टिक वैल्यू चेन्स को थोड़ा सा डीपन किया जाए, यानी यहां पर जो प्रोडक्शन है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाया जाए, स्ट्रॉन्ग एमएसएमईज को सपोर्ट दिया जाए, ग्रीन एंड सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाए, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए, और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए लिंक्ड टू इंडस्ट्री डिमांड। लास्ट कंक्लूडिंग लाइन ये लिख सकते हो कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, या इंडिया की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, वो सिर्फ कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक कंटिन्यूस रिफॉर्म्स का प्रोसेस है जिसके अंदर कई सारी स्कीम्स आती हैं, मिशंस आते हैं, इंसेंटिव्स आते हैं, जिससे सस्टेनेबल, टेक ड्रिवन एंड इंक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बन सके। यहां पर ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी पूरा कंप्लीट होता है। अगर इसके लेटेस्ट ट्रेंड्स पूछे जाएं तुम वो भी दे सकते हो, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन पूछा जाए वो भी दे सकते हो, चैलेंजेस पूछे जाएं, पॉजिटिव इंपैक्ट्स, नेगेटिव इंपैक्ट्स, कोई डेट्स, कोई डेटा, सब तुम दे सकते हो। बस थोड़े डेटा फैक्ट्स को रेफर अपनी बुक से भी करना, थोड़ा इंटरनेट में भी इस चीज़ पर थोड़ा सिर खपाना, और मुझे बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। अब यार सबसे ज़्यादा तंग मेरे को तुम लोगों ने कर रखा है, सर ये प्रोवाइड कर दो, सर वो प्रोवाइड कर दो, सर ये क्वेश्चन दे दो, सर वो अरे भाई सब पागल करके रखा हुआ है तुम सब ने मेरे को। देखो अब मैं तुम्हें साफ सीधी सी बात बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये जो मैंने टॉपिक करवाया है पिछले कुछ दिनों में, मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली वीडियो डालने के बाद तुम्हें खुला टाइम दिया था कि तुम बताओ, कोई टॉपिक है तो बताओ, कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो बताओ। मेरे पास एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ये टॉपिक के लिए डाउट आया, मैंने करवा दी। एक आया था सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, सेक्शन बी का पहला और लास्ट वाला क्वेश्चन, एंड तुमने वहां पर ना सेक्शन बी का 5th क्वेश्चन लिखा, 6th क्वेश्चन लिखा। एक्चुअली में सेक्शन बी में इंपॉर्टेंट तो मैंने 5 ही कराए हैं, तो मुझे लगा तुम कहीं सेक्शन सी में कंफ्यूज ना हो रहे हो, इसीलिए सेक्शन सी के भी मैं 1st और 6th क्वेश्चन के बारे में तुम्हें बताऊंगा इन माई नेक्स्ट वीडियो। इसके अलावा मुझे और कोई डाउट नहीं आया है। बाकी जो थोड़े बहुत अननेसेसरी चीज़ें आई हैं, ये मेरे कहने के बावजूद भी कि सिर्फ उसके रिलेटेड पूछो जो मैं करवा रहा हूं, उन पर मैंने ध्यान नहीं दिया और ना ही मैं देने वाला हूं। तो फिलहाल तुम्हारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ये मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। 5 4 3 2 1 चलो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, एंड वाले ज्ञान को सुन के जाओ। एंड वाला ज्ञान भाई लोग आज के लिए यही है कि तुम्हारी कॉलेज लाइफ अभी चल रही है, मेरी ऑलमोस्ट डन होने वाली है, इसलिए एक एडवाइस देना चाहूंगा, मेक योर सेल्फ सो बिजी, सो डिटर्मिन्ड दैट यू डोंट हैव टाइम टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन अदर पीपल्स लाइफ। मेक पॉइंटलेस कंपैरिजंस और इररेशनल ओपिनियंस। स्टे फोकस्ड एंड डिवोटेड टू योर सेल्फ। साफ सीधी सी बात, अपने आप पर फोकस्ड रहो। डिग्री किसी काम की नहीं होती, हम तो पेपर से सिर्फ थोड़े दिन पहले पढ़ते हैं, ठीक है मान लिया, पर क्या जितना टाइम तूने वेस्ट किया है बिना पढ़े, क्या उसमें कुछ और प्रोडक्टिव किया है जिससे तुम्हारी स्किल बढ़े? करियर के लिए जरूरी है किसी एग्जाम की तैयारी करी है, या फिर कोई भी ऐसा काम जिससे तुम अपने आप को कह सको कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ऐसा किया है, या बस टाइम वेस्ट किया है रील्स देख के, या सोशल मीडिया यूज करके, या दोस्तों के साथ घूम के, या बाहर का सिर्फ खाना खा के, या जस्ट बिंज वॉच करके? क्या किया है ये तुम सबसे ज्यादा अच्छे से जानते हो, और इसका जवाब मुझे चाहिए भी नहीं। इसका जवाब तुम्हारे पास खुद होना चाहिए। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, और जो समझ के भी ना समझ सके, मेरी नज़र में वो सबसे बड़ा ना समझ है। तो ठीक है यार, समझदार को इशारा काफ़ी है। मिलता हूं अगले लेक्चर में, जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तुम्हारे डाउट थे वो क्लियर कर देंगे, और उसके बाद अगर तुम कहोगे तो तुम्हारे नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम्हें मिलूंगा। अदरवाइज ओके, टाटा बाय बाय, गुड लक, टेक केयर, पढ़ते रहो।